बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। कभी हाँ कभी ना, कराची की इंतजामिया नो गो एरियाज पर इबाम का शिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं। 7 दिन में नो गो एरियाज खत्म किए जाएं, नया हुक्म आ गया। इलेक्शन कमीशन और अदलिया की आइन के साथ वफादारी जलवे दिखा रही है। 62-63 की अलगार ने कुछ को जेल की हवा खिला दी, बहुत सौ के कागजात मुस्तरद। नौजवान नस्ल के नाम पर सियासत अपने रूज पर है, मगर नौजवान जमहूरियत से ज्यादा फौजी हुकूमत के हक में है। तहरीके इंसाफ को लाहौर में धचका, 8 उम्मीदवारों ने टिकट वापस कर दिया। 11 खिलाड़ियों की कप्तानी और सियासी जमात में बड़ा फर्क है मेरे भाई। ग्यारह मई को यौम हिसाब है। सियासी जमातों को अपने 5 साल के हिसाब अदा करने हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अभी से इम्तिहानों के मरहले से गुजर रहे हैं। गोया क़यामत से पहले क़यामत के मंजर हैं। आज जमशेद दस्ती साहब ने जब रोते हुए ऐलान किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो दिल बड़ा मलूल हुआ। वो जेल गए और ज्यादा दुख हुआ। इस खेल में इंसाफ हुआ या इंसाफ के नाम पर खेल, फैसला वक्त के मुंसिफ ने करना है। अभी इंतजार करना पड़ेगा, फैसला जब आएगा तब आएगा। फिल वक्त दस्तूर का हुक्म लग रहा है और पूरी तरह लग रहा है। मुस्लिम लीग नून के अयाज मीर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। वजह बनी नजर पाकिस्तान पर चोट करने, बादल की कसीदे बयान करने और हुदूद ऑर्डिनेंस के खिलाफ उनकी तहरीरें। राजा परवेज अशरफ को राजा रेंटल नाम की शोहरत देने वाले सैयद फैसल साले हयात पर खुद पानी चोरी का इल्जाम लगा और कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा बैठे। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर खेल आकिल शाह जाली डिग्री की वजह से जेल गए। डेरा इस्माइल खान में से मीर बादशाह खान कैसरानी और मलिक इकबाल लंगड़ियाल जाली डिग्री की वजह से अदालत के हाथों इश्तिहारी हुए। मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर नवानी और रशीद अकबर नवानी की भी गिरफ्तारी का हुक्म है। ये मामलात अभी कुछ दिन और चलने हैं। अभी 189 साबिक पार्लियामेंटेरियंस की डिग्रियों की तस्दीक का जवाज है या नहीं, ये बहस चोर चोर के शोर में दब गई है। लिहाजा डिग्रियों की तस्दीक लाजिम है, सो हो के रहेगी। कल तक ये मामला भी किसी किनारे लग जाएगा। चेयरमैन HEC पुरअज़्म है। ये दौर आइन की हुक्मरानी का दौर है। अब कोई दस्तूर पाकिस्तान को किसी बुग़्ज़ के लिए इस्तेमाल करे तो इसकी मर्जी। ये वक्त भी नहीं रहेगा, बिलाखिर भलाई के चश्मे फूटेंगे। अगर इम्तिहान से सियासतदान गुजर रहे हैं तो कुछ बईद नहीं, एक इम्तिहान मुंसिफों के लिए भी तैयार खड़ा हो। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों के नाम कौमी नादहिंदगान में शामिल हैं। नैब ने इन रहनुमाओं समेत नादहिंदगान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। देखें रिटर्निंग अफसरों के हाथ में पकड़ी छड़ी सबके लिए इस्तेमाल होती है या नहीं। फिल वक्त तो रिटर्निंग अफसर अपनी अदालतों में तमाशे लगा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े और बेतुके सवाल जिनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक है और ना ही दस्तूर के आर्टिकल 62-63 से, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन्हें थपकी दे रहे हैं। लिहाजा कुछ कहा जा सकता है और ना ही कुछ किया जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस हंगामे में कुछ मंतकी सवालात हो गए हैं। एक सवाल यह है कि लाहौर हाई कोर्ट कुछ साबिक अरकान के खिलाफ जाली डिग्री रखने की कार्रवाई करने से इनकारी हैं और दूसरी तरफ अजाब उठ रहे हैं। ऐसा क्यों है? अवामी नुमाइंदगान एक्ट पर भी बात होगी। हमारे साथ मोहम्मद इशफाक हमारे नुमाइंदे और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आजम नजीर तारड़ भी स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे। इशफाक, पहले आपकी तरफ आते हैं। ये भाम क्यों है? लाहौर हाई कोर्ट इजाजत दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है जाली डिग्री वाले किसी सूरत इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्या है? जस्टिस खालिद महमूद खान ने इस केस की समाअत की है। साबिक वफाकी वजीर हैं लियाकत अब्बास भट्टी, साबिक अरकान असम्बली में राना जाहिद हुसैन, मियाँ आजम चेला, ख्वाजा इस्लाम और फरा दीबा ये शामिल हैं। इनके खिलाफ दरख्वास्त गुजारों ने लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया था कि इनकी डिग्रियां जाली हैं और इन्होंने जाली इसनाद पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाब हुए, जिसकी वजह से ये आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, तो लिहाजा इन्हें नाअहल करार दिया जाए। ये केस तकरीबन 4 माह लाहौर हाईकोर्ट में चलता रहा और उसके बाद जहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की थी साबिक अरकान असम्बली ने, उन तालीमी इदारों का रिकॉर्ड भी लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया गया, जिसमें तकरीबन 3 अरकान ऐसे थे जिसमें यूनिवर्सिटियों ने यह कह दिया था कि इनकी डिग्रियां जाली हैं। तो कुछ रोज़ कबल जब लाहौर हाईकोर्ट ने इसका फैसला महफूज किया और आज मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इन 5 अरकान के खिलाफ, जाली डिग्री वालों के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्तें गैर मौसर करार दे दी और ये कहा कि अगर दरख्वास्त गुजारों को कोई इतराज़ है तो वो रिटर्निंग ऑफिसर से रजू कर सकते हैं, क्योंकि अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो चुकी है, लिहाजा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक आपका। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों में कुछ फर्क नजर आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आजम नजीर तारड़ साहब,
पाकिस्तान बार काउंसिल के आप मेंबर हैं, आप क्या देख रहे हैं? तारीख में हमें 62-63 का इस तरह निफाज पहले कभी नहीं मिलता। देखिए जी, अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है और मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा निज़ाम पोलूट होगा अदालत का काम उतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये सफाई का काम जो धुलने का काम है, प्रोसेस है, वो अदालत के ज़रिए से होना है। ओवर द ईयर्स इसको इतना मिसयूज़ किया गया इंटरप्रटेशंस को कि अब अगर एक लाइन पे इंटरप्रटेशन आ रही है जैसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की, तो उस पर हमें ये देखना है कि आया वो यूनिफॉर्मिटी के साथ हो रहा है कि एक जैसे डिसीजंस आ रहे हैं या मुख्तलिफ है। एक डायरेक्शन का डिसीजन तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, सही, बिकॉज जस्टिस शुड बी फॉर ऑल। और इसी लाइन पे हमने देखना है कि आया ये जो आपने बात की कि हाई कोर्ट ने किस ग्राउंड के ऊपर उन्हें गैर मौसर करार दिया है। 16 मार्च के बाद भी कुछ फैसले ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने कालअदम करार दी उनकी जो रुकनीयत थी जी। लेकिन वो कौन से अवामिल थे जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने की वजह से हुआ या जो भी हुआ, वो बात देखने वाली है। सही। अच्छा ये बताइए, अयाज अमीर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, आज उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए। इल्ज़ाम था उन पर करारदादी मकासद के खिलाफ बात करना, शराब के हवाले से बात करना, हुदूद ऑर्डिनेंस के खिलाफ बात करना। उन्होंने तहरीरों में ये लिखा, फिर तो दुरुस्त है 62-63 का इतलाक उन पर होता है। देखिए जी, ये जो तशरीह है ना, एक डिस्क्वालिफिकेशन वो है जो कि कानून में लिखी है और उसमें किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं। कानून में लिखा है कि जो शख्स दूसरे मुल्क की शरीयत हासिल करता है वो रुकन नहीं बन सकता और रुकन रहेगा नहीं। दूसरे मुल्क की शरीयत आ गई, रुकनीयत ख़त्म। डिग्री शर्त थी, जिसने जाली डिग्री इस्तेमाल की वो तब नाअहल था, लेकिन क्योंकि उसने ओथ के ऊपर कहा कि मेरी डिग्री जेन्युइन है, जब वो साबित हुआ झूठ बोला हो गया। ये ज़रा मुख्तलिफ सी बात लगती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात है, तशरीह की बात है और उनका मौक़िफ़ सुनना मेरे ख्याल में ज़रूरी है उनको डिस्क्वालीफाई करने से पहले। लेकिन अब जब इख्तियार है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, उसने मुस्तरद कर दिया, अब मामला कोर्ट में जाएगा, वो अपील करेंगे, अब आगे फिर देखा जाएगा। कानून के तहत अपैलेट ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं और अपैलेट ट्रिब्यूनल्स को एक और जो अच्छा इख्तियार वो ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर को भी और अपैलेट ट्रिब्यूनल को, जो कि हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान पे मुश्तमिल है, उनको सब आर्टिकल 3 के तहत ये इख्तियार भी है कि वो ऑन देयर ओन भी किसी की डिस्क्वालिफिकेशन अगर उन्हें नज़र आती है या मीडिया रिपोर्ट से या किसी सोर्स से पता चलता है तो ऑन देयर ओन वो नोटिस ले सकते हैं। जिसका काफ़ी वसी इख्तियारात हैं। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ भी अब इतराज़ आ गया है, कई इतराज़ात सामने आ गए हैं कि ISI से फंड लिया, असद खान केस उसमें है, इसके अलावा कर्ज नादहिंदगान में उनका नाम आ गया है, मुशर्रफ साहब के साथ मुआहिदा किया, उस पर झूठ बोला, तो वो भी फिर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? मुमकिन तो सब कुछ है जी, जो आजकल चल रहा है उसमें सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा कि वो डिस्क्वालिफिकेशंस जो कि फ्लोट कर जाती हैं सरफेस पे जी, जैसे मैंने कहा कि जाली डिग्री वाला मामला है, दूसरे मुल्क की शहरियत है, उम्र 25 साल नहीं है, उससे कम है, वो वाज़ेह है। इन पर आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त अमल दरामद कर रहा है और उसकी वजह से खतरा है? पहले कभी इस तरह नहीं हुआ, फैसल सालेहात साहब भी गए, जमशेद दस्ती साहब भी गए, और कई लोग हैं जिनके नाम जिस तरह अभी अयाज मीर साहब को हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये सब लोग चले। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपैलेट ट्रिब्यूनल्स के जरिए और फिर हाई कोर्ट में रिट ज्यूरिसडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट तक उनके पास अरीनास मौजूद हैं। बहुत सारे लोग वापस आएंगे, सही, मासवाए उनके जिनका मैंने कहा है कि जिनके बाबत बिल्कुल क्लियर कट आ गया, जैसे जिनको सजा हो गई, सही, वो नहीं अब आ सकते, तो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। आजम नज़ीर इताड़ साहब, माहिर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी कुछ मराइल हैं, अपीलें भी हो सकती हैं, कुछ को हक हासिल है, लेकिन जिनको सजा हो गई अब वो 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। कभी हाँ कभी ना, कराची की इंतजामिया नो गो एरियाज पर इबहम का शिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं, 7 दिन में नो गो एरियाज खत्म किए जाएं, नया हुक्म आ गया। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कराची में नो गो एरियाज खत्म करने की मोहलत जारी कर दी है, लेकिन अफसोस यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह हुक्म बार बार जारी क्यों करना पड़ता है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह 7 रोजा मोहलत चीफ सेक्रेटरी सिंध को दी, मगर खदशा है कि यह हुक्म
फिर अमल दरामद को तरसता रहेगा। खबर यह है चीफ सेक्रेटरी सिंध ने यह इतराफ कर लिया कि वो पुलिस के बगैर लियारी में नहीं जा सकते, मगर दुख यह है कि यह खबर नहीं बल्कि पुराना किस्सा है। खबर यह है कि कराची पुलिस की नो एरियाज के मुतालिक रिपोर्ट अदालत ने मुस्तरद कर दी है और हकीकत यह है कि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। खबर यह है कि रेंजर्स को नो एरियाज खत्म करने की हिदायत दी गई है, लेकिन कयामत तो यह है कि रेंजर्स 22 साल में ऐसा नहीं कर पाई। और तल्ख सवाल यह है कि अगर रेंजर्स ये काम नहीं कर पाई तो फिर वहां क्या कर रही है? लोगों की जुबानें कौन पकड़ सकता है? यह तोहमत जुबान ज़द आम है कि कराची में रेंजर्स माली खराफात में बह गई। अच्छा यह हुआ कि पहली बार सरकारी इदारों की तरफ से कहा गया कि कराची में नो गो एरियाज हैं और चीफ जस्टिस ने इस पर शुक्र भी अदा किया। मगर मसला यह है कि ये नो गो एरियाज फिर भी खत्म नहीं हो पाएंगे, बस कार्रवाई ग्रुप की कार्रवाइयां ही होती रहेंगी। जस्टिस आरिफ खिलजी को शायद इसलिए कहना पड़ा कि शोशा के लिए अखबार में गिरफ्तारियों की खबरें लगवाई जाती हैं। किस्सा मुख्तसर, अदालत की तरह अमन की ख्वाहिश हर किसी की है। जब ये ख्वाहिश जोर पकड़ती है तो कराची में ऐसी ही कार्रवाइयां शुरू कर दी जाती हैं। अजमल पहाड़ी और हनीफ चिट्टा जैसे पेशावर कातिलों की गिरफ्तारी और रिहाई, फिर गिरफ्तारी और फिर रिहाई का अमल इस बात पर दलील है। और एक ये भी इल्जाम सिंध की पिछली हुकूमत से जाता रहा कि कराची में बेअमनी उसकी वजह से थी। ये दौर निगरान हुकूमत का है, मगर अमन फिर भी नहीं। मसला सिर्फ इतना है कि कराची की बेअमनी और नो गो एरियाज बाहमी मुखासमतों की वजह से है, और ये बाहमी अदावतें अदालतों के हुक्मों पर तो जाया नहीं करती। इसके लिए अवाम उन्नास को ही दबे पांव कुछ करना पड़ेगा। फैसले की घड़ी 11 मई को है। देखें कराची के लोग क्या फैसला करते हैं। फिल वक्त सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश अमन और हुक्म पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोजनामा दुनिया कराची से हमारे साथ हैं अहमद हसन। अहमद हसन साहब, ये बार बार पुलिस झूठ क्यों बोलती है? आज उनकी रिपोर्ट फिर मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। पुलिस जो है वो इतने ज़्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ सकती। इतना अरसा हो गया है उनको महज खाना पूरी करना और कागजी कार्रवाइयाँ करना कि अब वो बिला तामुल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आगे बढ़ना और तमाम नो गो एरियाज़ ख़त्म करना इतना आसान नहीं रहा। बहरहाल ऐसा नामुमकिन नहीं है, किया जा सकता है। लेकिन अब जबकि पहले तो उनका ये कहना था कि जी सियासी वाबस्तगियाँ हैं और ये कि सियासी हुकूमत है, उनका प्रेशर होता है, लेकिन अब तो ये प्रेशर भी ख़त्म हो गया है। लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी बदकिस्मती यह है कि अगरचे अब इस वक्त पुलिस के सरबराह बहुत अच्छे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी मुसलसल जोर दे रही है, लेकिन इस मरतबा भी बदकिस्मती से सिंध को एक कमज़ोर वज़ीर आला मिला है और वो तमाम यानी जितनी जो पहले सियासी पार्टियां हुकूमत में थीं उन्हीं की हिमायत से इक़्तिदार में आए हैं। सही। और इसलिए उनकी मसलहतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ऐसा नहीं कह सकते वो कि वो बिल्कुल खुला हाथ दे, फ्री हैंड दे दें उनको, पुलिस को, कि जाएं और जाके कार्रवाई करें। सही। तो ये जो कहा जा रहा था कि जो सियासी हुकूमत थी वो नाकाम रही, इसका मतलब निगरान हुकूमत भी फेल हो रही है और रेंजर्स 22 साल से आए वो भी कुछ कर नहीं पा रही। नहीं, फेल तो नहीं हो रही, इसलिए कि कार्रवाइयाँ तो अब मुसलसल हो रही हैं और शहर के तमाम इलाकों में हो रही हैं बिला तफरीक। कभी साउथ में, कभी ईस्ट में, कभी लियारी में, सब जगह हो रही हैं कार्रवाइयाँ। लेकिन बात यह है कि एक तो यह है, देखें, तवीलुल मियाद और कलीलुल मुद्दत जो है इनको ऑपरेशन करने चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। सही। उसमें सबसे अहम बात ये बात तय है कि कराची में असला नहीं बनता। असला जो आता है वो बैरून शहर से आता है या बैरून मुल्क से आता है। तो अब तक ये तो हो रहा है कि जी ऑपरेशन, टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं और लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं और हथियार भी बरामद हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी खबरें नहीं आई हैं कि कोई बाहर से आने वाली बड़ी खेप पकड़ी गई हो या कराची एयरपोर्ट पे या कराची के बंदरगाह पे कोई कार्रवाई की गई हो। अगर ऐसा किया जाए तो एक बहुत जल्द अमन कायम हो सकता है। और फिर उसके बाद ये भी होना चाहिए कि जो लोग ये हथियार भेजते हैं और जो वसूल करते हैं, जो मंगवाते हैं ये हथियार, उन तक भी पहुंचा जा सकता है। ये भी कोई नामुमकिन नहीं है। लेकिन 7 दिन में ये सब काम 7 दिन में हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर पुलिस और रेंजर्स चाहें संजीदगी से ऑपरेशन करें तो कोई मसला नहीं है। 7 दिन में नो एरियाज खत्म हो सकते हैं, तालिबानाइजेशन का खात्मा हो सकता है कराची से। देखिए,
तालिबान ये 7 दिन में काफ़ी कुछ हो सकता है। इसी तरह तालिबान का भी यह है कि इतने ज़्यादा पुलिस ने और रेंजर्स ने दावे किए हैं तालिबान के पकड़ने के और तालिबान के कमांडर्स के पकड़ने के और तालिबान के अमीरों के पकड़ने के, पता नहीं इतने कहाँ से आ गए। और उस वक्त दावे भी बहुत किए जाते हैं मीडिया के सामने उनके संगीन जराइम के, लेकिन जब FIR कटती है तो वो बहुत कमज़ोर होती है, चालान भी कमज़ोर होता है और इस तरह वो जो है पूरी तरह गिरफ्त में नहीं आ पाते और बहुत जल्द छूट भी जाते हैं। इसी तरह ये है कि अभी तक लोग बहुत खौफजदा हैं। ताजिर तो खैर दूर की बात है, खुद सरकारी अफसरान भी उन लोगों का नाम लेते हुए भी डरते हैं जो असल मुजरिम हैं, जो बड़े मुजरिम हैं उनका। इस वजह से बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता खौफ छट रहा है और इंशाल्लाह, और वैसे भी अब पहले के मुकाबले में कराची शहर में हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन नोगो एरियाज की अगर हम अहमद हसन साहब बात करते हैं तो ऐसे एरियाज भी हैं कि मुखालिफ पार्टी के लिए वो नो-गो एरिया है, यानी कराची बटा हुआ है, किसी एक पार्टी के लिए दूसरा हिस्सा नो-गो एरिया है, इनका खात्मा मुमकिन है। तो ये नो-गो, देखिए नो-गो एरिया जो है वो एक दिन में तो कायम नहीं हुआ है। यहाँ तो ये होता है कि जब मसाइल सर उठा रहे होते हैं तो उस वक्त सियासी मसलहतों की वजह से या हुक्मरानों की नाअहली की वजह से या उनकी करप्शन की वजह से तो वो मसाइल हल नहीं किए जाते। जब वो पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो फिर ख्याल आता है। देखिए जैसे मैंने अर्ज किया था पहले भी कि पहले बैरियर लगाए जा रहे थे, अब वो बैरियर से बढ़ के अब बड़े बड़े आहनी गेट लगाए जा रहे हैं, शहर के हर गली में हर कूचे में लगाए जा रहे हैं और ना पुलिस कुछ कह रही है, ना वजारत दाखिला कुछ कह रही है, और जैसा कि मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर भी बहुत कमज़ोर हैं, वो तो कुछ कह ही नहीं रहा है। लिहाजा अब ये इतने बड़े बड़े गेट लगा दिए गए हैं कि अगर आम शहरी तो दूर की बात है, अगर पुलिस भी जाना चाहे तो नहीं जा सकती। सबसे पहले तो ये ऑर्डर होना चाहिए, खुद मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को यह ऑर्डर करना चाहिए कि तमाम गेट और बैरियर जो हैं ख़त्म किए जाएं, क्योंकि इनकी वजह से शहरियों को वैसे भी बहुत परेशानी है और ट्रैफिक जाम का भी बड़ा मसला हो गया है। सही, यानी बेहतरी आ रही है, लेकिन नो-गो एरियाज की कई किस्में हैं और हर किस्म को ख़त्म करना होगा। अहमद हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, और हमारा वक्त हो रहा है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। नौजवान नस्ल के नाम पर सियासत अपने रूज पर है, मगर नौजवान जमहूरियत से ज्यादा फौजी हुकूमत के हक में हैं। नौजवान नस्ल के नाम पर सियासत अपने रूज पर है, मगर नौजवान जमहूरियत से ज्यादा फौजी हुकूमत के हक में हैं। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है, वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आवाम की बोली बोलते थे। उनकी तकरीरें सुनकर आवाम के जज्बात में तूफान आ जाता था। उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आवाम से बिछड़े 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा बीत गया, मगर उनकी शख्सियत का सहर आज भी लोगों को जकड़े हुए है। उनकी बरसी पर भी मुल्क के भर से भुट्टो के चाहने वाले दीवानावार काफिलों की शक्ल में गड़ी खुदाबख्श पहुंचते थे, मगर इस बार गड़ी खुदाबख्श में बरसी के मौके पर कोई बड़ा अवामी इज्तिमा नहीं हुआ। वजह शायद दहशतगर्दी का खौफ हो, वजह शायद ये भी है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल में सही डिलीवर ही नहीं कर पाई। इसका एतराफ सदर आसिफ अली जरदारी ने यह कहकर किया कि वो मानते हैं 5 साल में कमजोरियां रहीं, मगर मुल्क की सिमत दुरुस्त कर दी। सदर साहब की यह बात 100% दुरुस्त है, मगर क्या किया जाए कि सिस्टम अच्छा नहीं। पाकिस्तान में लोग हुकूमत की नाकामी, जमहूरियत की नाकामी तस्वुर करते हैं। इसका इजहार मुल्क के नौजवानों के ख्यालात से भी होता है, जिसका इजहार उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के सर्वे में किया है। ब्रिटिश काउंसिल के इस सर्वे में 18 से 29 साल के 5000 से ज्यादा नौजवानों से सवाल किए गए। 94% नौजवानों की राय में मुल्क इस वक्त दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा। 38% ने शरीयत को बेहतरीन सियासी निजाम करार दिया, तो 32% की नजर में फौजी हुकूमत जमहूरी हुकूमत से ज्यादा बेहतर है। यह राय उन नौजवानों की है जो मुल्क की कुल आबादी के निस्फ से भी ज्यादा हैं, और वोटर लिस्टों में उनका हिस्सा 47% से ज्यादा है। यह दुरुस्त के मुल्क के हालात ठीक नहीं, मगर जमहूरियत को मुर्दे इल्जाम देना भी ठीक नहीं। नौजवानों को समझाने वाला कोई नहीं। आमिराना तर्ज हुक्मरानी को जमहूरियत से बेहतर कहने वालों को अंदाजा ही नहीं कि सियाचिन किसी जमहूरी हुकूमत नहीं, एक आमिर के दौर में भारत के कब्जे में गया। दहशतगर्दी की जो खूनी फसल अब हम काट रहे हैं, जिसकी वजह से हर घर में मातम है, इसका बीज भी एक आमिर ने ही बोया था। लेकिन नौजवानों को बताए कौन? उन्हें इख्तिलाफ राय का जो हक जमहूरी दौर में मिलता है, आमिरियत में इसका तस्वुर भी महाल है।
फर्द वाहिद के मुंह से निकली बात हरफ आखिर कर दर्जा रखती है। वो दिन को रात कहे तो सारा सिस्टम रात रात का राग अलापने लगता है। अब जबकि इलेक्शन होने वाले हैं और हर सियासी जमात नौजवान नस्ल के नाम पर सियासत कर रही है, ऐसे में ब्रिटिश काउंसिल के सर्वे में नौजवानों ने जिन ख्यालात का इजहार किया है वो सियासी जमातों के लिए हरगिज हौसला अफजा नहीं। नौजवानों से बात करना पड़ेगी। आए बात करते हैं पाकिस्तान के एक होनहार सपूत अली मोइन नवाजिश से, जिसने तालीमी मैदान में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अली मोइन, ये बताएं ये नौजवान नस्ल को क्या हो गया है? वो समझती है कि आमरीत बेहतर है जमहूरियत से? नहीं, मतलब ये कहना कि शायद सारी नौजवान नस्ल यही समझती है कि आमरीत बेहतर जमहूरियत से शायद दुरुस्त ना हो। सर्विस होते हैं, सर्विस के अपने मेथडोलॉजीज होती हैं, उनके अपने तरीके होते हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है। बट ये बात ठीक है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि नौजवान नस्ल को समझाए कौन। देखिए, समझेंगे तो नौजवान नस्ल तालीम सही, तो अब तालीम तो हम इन्हें दे ही नहीं रहे, जो सबसे उनकी बुनियादी चीज़ है वो तो उन्हें मिल ही नहीं रही। उसके अलावा पिछले 5 साल में अगर कोई नौजवान है जो अभी 16 साल का हुआ है, 17 साल का हुआ है, वो पिछले 5 साल को ही देखेगा ना कि जमहूरियत क्या है, वो लिटमस टेस्ट उसके लिए तो वही होगा। और उसमें जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और गवर्नमेंट ने मतलब टेरिबली फेल किया डिलीवर करने पे, चाहे और उन नौजवान के मसाइलों पे, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो रोज़गार ही हो, चाहे उनको जॉब देना हो, चाहे इकॉनमी बेहतर करना हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, इंसाफ हो, जस्टिस हो, ये चीज़ें बिल्कुल नौजवानों को मिली ही नहीं। उनके हालात बदतर से बदतर हो गए। 94% जिस तरह आपने खुद ही बोला, अब नौजवान समझते हैं कि मुल्क गलत सिमत में है। तो फिर नौजवान इसी तरह वो डेस्परेट और अजीबोगरीब ख्यालात का इजहार ज़रूर करेंगे। लेकिन इसका हल यही है कि उनकी ज़रूरियात पूरी की जाएं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। और सियासी जमातें, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जिस तरह आपने बोला सियासत करते हैं, कहीं उनको लैपटॉप दिए जाते हैं, कहीं उनको कहा जाता है आप चेंज ला रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, लेकिन जो नौजवानों की बुनियादी ज़रूरियात हैं, देखें आपने खुद बोला कि 60% से ज़्यादा ये आबादी हमारी नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो इस आबादी का हमने करना क्या है? ये एक न्यूक्लियर फ्यूल है। अगर इसको हमने पढ़ा दिया, इसको हमने तालीम दे दी, इसको हमने स्किल्स दे दी, इसको हमने सही तरह यूटिलाइज कर लिया, तो फिर ये हमें बहुत अरसे तक एनर्जी देगा। ये बताएं अली, ये बताएं, इसका मतलब है कि नौजवान के नाम पर सियासत जरूर हो रही है। हर कोई चाहता है कि नौजवान इन्हें वोट दे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है जिसको नौजवान वोट देगा वो जीत सकते हैं। लेकिन सिम्त नहीं बताई जा रही नौजवान को कि उसे करना क्या चाहिए, सिर्फ उसके नाम पर सियासत हो रही है। जी बिल्कुल, देखें ये सारी बात शुरू हुई तहरीक इंसाफ से, जब उन्होंने टारगेट किया यूथ ऑडियंस को, तो फिर बाकी पार्टीज़ ने देखा कि भाई ये तो नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, इनको तो बहुत इलेक्टोरल एडवांटेज मिल जाएगा, तो वो भी फिर आ गए, फिर लैपटॉप्स दिए गए और पूरा जो मतलब फेस्टिवल्स भी हुए, ये हुआ, लेकिन कोई भी ठोस इकदाम अभी तक नौजवानों के लिए नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, कैसे कंफ्यूजन का शिकार है इस वक्त यूथ? क्या किसी खास पार्टी को वोट देगी, या वो जो खाली खाना है कि नन ऑफ द अबव, किसी को भी नहीं मानेंगे वो वोट देते हुए? ये जवाब देना इतना आसान नहीं है। दरअसल नौजवानों की भी जब बात होती है तो लोग एक बात भूल जाते हैं कि नौजवान एक ग्रुप नहीं, इट्स नॉट अ कंटिंजेंट होमोजेनस ग्रुप। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के नौजवान हैं। एक वो है जो टाट स्कूल में पढ़ते हैं, एक वो है जो एलीट स्कूल में पढ़ते हैं, एक वो है जो गांव में रहते हैं, एक वो है जो शहर में रहते हैं, वो है जिनके पास इंटरनेट है, वो है जिनके पास इंटरनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो नौजवान भी जो है वो भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बटे हुए हैं। आप रूरल यूथ की बात करें जो देहात में ज़्यादा रहते हैं, वो शायद ज़्यादा वही रवायती बुनियादों पर वोट दें, जहाँ बरादरी है, जहाँ घर है। जो शहरी नौजवान हैं, हाँ, उनके अंदर जिनमें मीडिया की वजह से और इन्फॉर्मेशन की वजह से शऊर आया है, वो अपनी ओपिनियन शायद रखें। तो नौजवानों का वोट डिपेंड करेगा कि कितने एक्चुअली निकलते भी हैं। इस आने वाले इलेक्शंस में अर्बन सेंटर्स के अंदर और शहरी इलाकों के अंदर नौजवानों का वोट जो है उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन देहाती इलाकों में लगता है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताएं, हु इज द बेस्ट बेट? कौन हल कर सकता है मसाइल इस वक्त मुल्क के नौजवानों के, और हल है क्या? नौजवानों की जिंदगी किस तरह बेहतर बनाई जाएगी? देखिए, बात यह है कि ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि नौजवानों के इतने जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बात यह है कि विल नहीं है। क्या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ठीक करना, स्कूल की मैनेजमेंट ठीक करना, इकॉनमी को ठीक करना, मतलब ये इकॉनमी चले बगैर इशू है, लेकिन जो बेसिक नौजवानों के मसाइल हैं वो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने ठीक करनी है। आपने बस उनको पढ़ाना है, तालीम देनी है, बजट खर्च करना है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है। अब फिलहाल बात सब कर रहे हैं, इवन तहरीक इंसाफ, नून लीग, ज़्यादा पीपल्स पार्टी कम, ये बात करें नौजवानों की, लेकिन दोनों की तरफ से कोई इनकी एजुकेशन और इन पे पॉलिसीज तो आई, लेकिन कोई ठोस प्लानिंग नज़र नहीं आई, और ना ही विल उतना नज़र आया है कि इलेक्टोरल सपोर्ट के अलावा इनके लिए आगे कुछ शायद किया भी जाए।
ये तालीमी निज़ाम पर बहुत बात होती है, आपका क्या ख्याल है? नौजवान किस किस्म का तालीमी निज़ाम चाहते हैं? हमारे यहाँ तो 4 किस्म के तालीमी निज़ाम हमें नजर आते हैं। देखिए, नौजवान ऐसा तालीमी निज़ाम चाहते हैं जिसके अंदर क्वालिटी हो, जो बैनुल-अक़वामी तौर पर रिकग्नाइज भी किया जा सके और जिसके बाद उन्हें अच्छा रोज़गार मिल सके। देखिए, ये तालीमी निज़ाम तो नहीं कि आपने BA भी कर लिया है लेकिन आप एक जुमला सही नहीं लिख सकते, आप सही गुफ्तगू नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। आप हैरान होंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स मैट्रिक में पास होते हैं, सिर्फ 35% ऐसे होते हैं जो उर्दू का एक जुमला सही तरह से लिख सकते हैं। तो नौजवान चाहते हैं कि इससे तो बेहतर तालीमी निज़ाम उन्हें मिले जिससे उन्हें कोई बाइज़्ज़त का रोजगार मिल जाए, अच्छा, आगे वो अपनी कोई जिंदगी बना सके। अच्छा, ये जो सर्वे हुआ है इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि 38% नौजवान शरीयत को बेहतरीन सियासी निज़ाम करार देते हैं। आपको क्या लगता है, दुरुस्त है? ये देखिए, अब हम जिस जगह आगे हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, उसको चलना चाहिए जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मतलब वो एक स्कूल ऑफ थॉट ज़रूर है और जो वो ओपिनियन होल्ड करते हैं उनका पूरा राइट है ओपिनियन होल्ड करने का, लेकिन जमहूरियत की खूबसूरती भी ये है कि अगर वो मैसिव ओपिनियन होगी और वो मेजॉरिटी ओपिनियन होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी फिर बाद में जाके। तो इसी सिस्टम के थ्रू, किसी आउटसाइड फोर्स के थ्रू नहीं वो रिफ्लेक्शन आएगी जो विल है इस मुल्क के लोगों की। तो आपको लगता है कि नौजवानों में एक डेस्परेशन सी है, वो ये जो निज़ाम है जिस तरह हुकूमत चलती रही 5 साल, उससे मायूस होकर दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कुछ तब्दीली हो, लेकिन वो तब्दीली उनको किसी तरफ से नजर नहीं आ रही, सिर्फ नारे हैं। बिल्कुल, देखें, नौजवान आप ये भी देखें कि आप किसी नौजवान से भी पूछें कि मुल्क की खिदमत किस तरह की जा सकती है जी, तो वो कहेंगे अच्छा जी, एक तरीका या ये हो सकता है कि हम सड़क पे जाके नारे लगाएं, किसी पार्टी की रैली में चले जाएं, लेकिन शायद यही बहुत कम कहें कि मुल्क की खिदमत ये है कि हम अच्छी तालीम हासिल करें, हम मुल्क में बिजनेस को फ़रोग दें, हम मुल्क में रिसर्च करें, हम मुल्क के लिए कोई रेवेन्यू अर्न करें। तो ये जो डायरेक्शन उनकी ख़राब कर दी गई है कि मुल्क की खिदमत का मतलब ही चेंज कर दिया गया है इन नारों ने और इन चीज़ों ने, जिससे ये बात क्लियर नहीं हो रही नौजवानों को। उनके अंदर ये मैसिव कंफ्यूजन है कि मुल्क की खिदमत क्या होती है। हालांकि जो टारगेट किलिंग कर रहा है वो भी शायद समझता है कि मैं मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, वो जो खुदकुश हमला कर रहा है वो भी समझता है कि मैं मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत कर रहा हूँ। यानी कंफ्यूजन है, नौजवानों को सिम्त नहीं दे सके और ये कसूर सियासतदानों का भी है। बहुत शुक्रिया आपका अली मोइन नवाजिश, 22 एज लिए इस नौजवान ने और रिकॉर्ड होल्डर हैं पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इस गुफ्तगू से आपने अंदाजा लगाया तालीम और रोजगार नौजवानों का यह मसला है और उन्हें डायरेक्शन देने की जरूरत है। ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। तहरीके इंसाफ को लाहौर में धचका, 8 उम्मीदवारों ने टिकट वापस कर दिया। 11 खिलाड़ियों की कप्तानी और सियासी जमात में बड़ा फर्क है मेरे भाई। नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान सबकी विकेटें एक ही गेंद पर उड़ा देंगे। जलसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह बात इतनी बार दोहराई कि लोगों के ज़हनों में नक्श हो चुकी है, मगर लगता है PTI के लिए अपनी विकेटें बचाना ही मुश्किल हो गया है और एक ही झटके में कप्तान साहब की 8 विकेटें गिर गई हैं। खबर यह है कि पार्टी से इख्तिलाफात की वजह से लाहौर के सदर अब्दुल अलीम खान समेत 7 उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट वापस कर दिए हैं। टिकट वापस करने वालों में चौधरी तालिब सिंधु, हामिद मिराज, जमशेद चीमा, हामिद सरवर और यामीन टीपू शामिल हैं। इनमें अब्दुल अलीम खान ने कौमी और सूबाई असम्बली के दोनों टिकट वापस कर दिए हैं। अब पार्टी जो मर्जी कहे मगर टिकटों की वापसी से तहरीक इंसाफ का लाहौर यानी मुस्लिम लीग नून के किले को फतह करने का ख्वाब जरूर चकनाचूर हुआ है, जहां PTI ने बड़े जलसे करके खुद को तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत साबित किया था। ये शायद इन्हीं जलसों का खुमार था कि तहरीक इंसाफ ने किसी दूसरी जमात से इत्तेहाद करना गवारा ही नहीं किया। इमरान खान तो ये भी कहते रहे कि तहरीक इंसाफ के टिकट बिकेंगे, लेकिन टिकटों की वापसी से लगता है कि ये बिकने की बजाय पिटने लगे हैं। इससे नाकदीन की ये बात सच लग रही है कि जितने बड़े बड़े नाम और सियासी खिलाड़ी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कप्तान साहब को कप्तानी बचाना मुश्किल हो सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई इन सियासी खिलाड़ियों ने अपना खेल शुरू कर दिया है? लगता है इमरान खान को पता चल गया होगा कि 11 खिलाड़ियों की कप्तानी और सियासी जमात में बड़ा फर्क होता है। लगता है टिकटों की तकसीम का मामला PTI को तकसीम कर रहा है। आज कोयटा में भी पार्टी टिकटों के हवाले से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामा आराई का शिकार हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एक दूसरे से ही गुत्था हो गए। PTI के सूबाई सदर कासिम सूरी ने तकरीर शुरू ही की थी कि कुछ नौजवानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, कासिम सूरी के हामी भी मैदान में कूद पड़े और फिर वो धींगा मुश्ती हुई कि खुदा की पनाह। सवाल यह है कि टिकटों की तकसीम ने तहरीक इंसाफ को तकसीम कर दिया है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर इंतखाबात में क्या होगा?
क्या पार्टी वाकई इंतशार का शिकार हो गई है? उम्मीदवारों ने टिकट वापस क्यों किए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमशेद चीमा, जिन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया है। जमशेद साहब, क्यों आपने अपना टिकट वापस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मीडिया में या जनरली लोगों में बड़ा हैजान पाया जाता है कि शायद तहरीक इंसाफ को कोई बहुत बड़ा दचका लग गया और लोग बड़े नाराज़ हो रहे हैं, टूट रहे हैं। असल बात यह है कि पार्टी में इतनी स्ट्रेंथ है और इसके नज़रिए में इतनी स्ट्रेंथ है, चेंज का जो नारा है इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि कोई बंदा पार्टी छोड़ने नहीं जा रहा। अच्छा, और किसी टिकट आपने मोहब्बत में वापस किया? मेरी बात सुन ले जरा। कोई बंदा पार्टी छोड़ने नहीं जा रहा और कोई बंदा पार्टी में अंडर परफॉर्म नहीं करेगा। बुनियादी जो बात यहाँ पे है, बेसिकली जो बात है, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी दो बातें जो हैं जो बहुत अट्रैक्ट की हैं लोगों को। नंबर 1 है मेरिट और नंबर 2 है चेंज। अच्छा। और दोनों चीज़ों में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और मेरिट का आना भी बेसिकली बहुत बड़ी चेंज है। यहाँ पे चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो किया कि जी पार्टी को ओपन इलेक्शन में डाला, ये बहुत बोल्ड डिसीजन था और बहुत बड़ा डिसीजन था और वो उसने पे किया। पार्टी पूरी तरह मूव हुई, उसमें एक स्ट्रेंथ आई, इनर स्ट्रेंथ आई। मुझे लग रहा है आपको टिकट मेरिट पे मिली नहीं। मेरी बात सुन ले। ये मेरी टिकट का इशू ही नहीं है, मेरी टिकट का इशू नहीं, इशू मेरिट का है। मुझे प्रिंसिपल पे बात करने दे। मेरिट की आप बात करते हैं, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं हुई, आपने टिकट वापस कर दिए। नहीं, इसमें हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इलेक्टेड बॉडी आ गई हैं, लाहौर में बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, अप्रिशिएट हुआ जिस तरह हुआ है, पुरअमन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अब उसमें जो बॉडी बनी, उस बॉडी में बहुत अच्छा ये हुआ कि हारे हुए सदर और जीते हुए सदर ने बिल बैठ के तय कर दिया कि ये लोग आगे जाएंगे। उसके बाद रीजन ने उसे या चेंज किया या एंडोर्स किया। उसके बाद प्रोविंस में गया, वो या चेंज हुआ या एंडोर्स हुआ, लेकिन कंसेंसस है। और उसमें कौन कौन शामिल था? हारा हुआ पंजाब का सदर, जीता हुआ पंजाब का सदर, रीजन का सदर और अपना पंजाब की जनरल सेक्रेटरी हारा हुआ और जीता हुआ। रीजन का जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से टिकट की तकसीम नहीं हो रही थी। बेहतरीन प्रोसेस हो सकता था उसके मुताबिक पंजाब से टिकट रिकमेंड होके गए। आगे जाके जो चेंज हुई है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो चेयरमैन हैं, उनके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त, देखें आपने बात की कि वो इतनी पार्टियां और इत्तेहाद ना होना शायद गलती है, ना इत्तेहाद ना होना गलती है और ना विक्टिम बनाना इशू मुश्किल है इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए। इशू ये है कि आपको हल्का जाती साहब कहते हैं एक मिनट बात कंप्लीट कर लेंगे। हल्का जाती सियासत लोगों ने घेर रखा है जी। इमरान खान मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी बोर्ड में, सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड में गलतियां हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई है और वो इनएक्सपीरियंस नहीं। बेसिकली हमने तो एहतजाज किया है, टिकट वापस करना नहीं, बेसिकली टिकट वापस करना नहीं सकते हम। तो अपना एहतजाज पहुंचा रहे हैं और हम समझते हैं कि कुछ देर पहले मैसेज आया शफकत महमूद साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई के, वो कह रहे हैं कि हमने तो टिकट ही इशू नहीं किए, हमने 7 तारीख को टिकट इशू करने हैं। ये वापसी की तो बात ही गलत है, वापस कहां से हो जाएंगे टिकट? बातें 7 तारीख को टिकट इशू होने हैं, ये बात ठीक है, लेकिन बेसिकली इन्फॉर्मेशन सारों को चली गई, आगे फलां बंदे को टिकट मिला है। उसमें डेफिनेटली ये था कि हारा जो जीता हुआ ग्रुप है लाहौर में, जीता जो लोग जीते हैं, उन लोगों में से थे जिनको टिकट मिलना थी। जो लोग जीते हुए थे उनको टिकट नहीं मिले, जो लोग हारे हुए थे जनरली वो आपको मिली या नहीं? अब्दुल अलीम खान साहब को टिकट मिल रही थी या नहीं? असल में अलीम साहब को मिल रही थी, अलीम खान साहब को मिल रही थी, मुझे भी मिली है टिकट, ऐसा इशू नहीं है। टिकट मेरा या अलीम खान का इशू नहीं है। इशू ये है कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने जीते हुए को टिकट देना था, लेकिन वहां पे पार्लिमानी बोर्ड ने, सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड हारने वालों को दे दिया। उनका मैसेज सही है कि अभी तक कोई टिकट्स फाइनल नहीं हुए थे, किसी को हमने देने का की बात नहीं थी। फाइनल हुए हैं, टिकट तो फाइनल हुए हैं, ये नहीं बात गलत कह रहे हैं जी। इंफॉर्मेशन जो सेक्रेटरी हैं पीटीआई को गलत कह रहे हैं शफकत महमूद साहब, उनका मैसेज आया मेरे पास। शफकत महमूद साहब की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि वो देखें वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट आई है, बाहर आई है, ठीक है, लोगों को ये रवैया रहा पीटीआई का, आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे पीटीआई? पहले कई लोग छोड़कर चले गए। नहीं, मैं तो, मेरी तो जिंदगी है, ये मेरी तो माँ है, मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके लिए पहले ज्यादा काम लोगों को टिकट मिलता रहे, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती रहे। नहीं, हम यहाँ कभी नहीं ऐसा होने देंगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यहाँ बैठने का मकसद भी ये है कि मेरिट का बोलबाला करवाना हमारी जिंदगी है, इस चेंज के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हमने इस मुल्क से पार्टी डिसिप्लिन छोड़ दिया, नहीं है, पार्टी डिसिप्लिन नहीं है। पार्टी डिसिप्लिन ये है कि इख्तिलाफ राय पार्टी में कर सकते हैं, जमहूरी हक है हमारा। पार्टी डिसिप्लिन तो पार्टी छोड़ना या पार्टी को डिसओबे करना, ना मैं पार्टी को डिसओबे कर, एक भी बंदा लाहौर में एक भी बंदा ना पार्टी को डिसओबे कर है, ना पार्टी छोड़ेगा, ना अंडर परफॉर्म करेगा। मेरे आपका एहतजाज ये है कि मेरिट के खिलाफ टिकट्स दिए, मेरिट पे टिकट होने चाहिए। और अगर इमरान जो नहीं हो रहे, मेरिट के पर टिकट्स नहीं दिए जा रहे, लाहौर के हवाले से मेरिट पे टिकट नहीं हुए, ये बात ठीक है और इस पर आपका एहतजाज? हम कहते हैं कि उसको रिवाइज करें।
ठीक है, हम कहते हैं इसको ना रिवाइज हुए तो आप क्या मेरिट पे करेंगे? दिए। जी। फिर भी पार्टी में शामिल होंगे, उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जिनको गलत टिकट मिल गया, जिनको नहीं मिलना चाहिए था, जो सही तरह रिप्रेजेंट नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, डिजर्व नहीं करते, इलेक्शंस में जो पीटीआई के हैं उनमें आगे नहीं आए, उनको टिकट नहीं मिल रहा, दूसरों को, गलत लोगों को मिला, और आप उनको सपोर्ट करेंगे पार्टी में रहते हुए। वो लोग हैं जो चेंज के लिए आए हैं, हम स्ट्रांग नर्व के लोग हैं, हम फेस कर सकते हैं, लेकिन आम वर्कर्स फेस नहीं कर सकता। इन चीजों को डिमोटिवेट होता है, और सियासतदान जो है वो जीतना चाहता है, वर्कर जीतना चाहता है, या नहीं, वो जिसको टिकट मिलेगा, सही या गलत, हारने वाले बंदे को जनरली लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। करेंगे। जिस बंदे में पोटेंशियल नहीं, जनरल आप करेंगे या नहीं करेंगे? गलत टिकट दिया गया, आप करेंगे या नहीं करेंगे? मैं तो यहाँ बैठ के नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ बैठने का मकसद क्या है? फिर आप उसको वोट नहीं देंगे? मैं तो हारने ना उसकी कंपेन करेंगे, ना आप उसको वोट देंगे। मैं तो जो मेरिट पे होगा उसको जाकर सपोर्ट कर लूंगा, जो मेरिट पे होगा मैं उसको जाकर सपोर्ट लाहौर कर में आप कह रहे हैं टिकट इसी मेरिट पर नहीं दिए जा रहे। देखिए टिकट सारे तो नहीं आउट ऑफ मेरिट गए, कुछ टिकट मेरिट पे भी गए हैं, लेकिन जनरली ये हुआ है, जनरली ग्रासली ये हुआ कि टिकट मेरिट के खिलाफ गए। सो हम लोग अपना एहतजाज जो है खान साहब तक पहुंचाना मकसद है, ये मकसद नहीं है वो आपका एहतजाज पहुंच गया। देखते हैं इमरान खान साहब इस पर एक्शन लेते हैं कि नहीं। कितने इख्तलाफात सामने आ रहे हैं अभी यहाँ पर, जिस तरह आपने सुना जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि टिकट्स मेरिट पर नहीं दिए जा रहे, उस पर उनको इख्तलाफ है, उस पर वो आवाज़ उठाएंगे। देखते हैं तहरीक इंसाफ में आगे चलकर किस किस की विकटें गिरती हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।